हम बैटल हार्डेंड हैं। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। बहुत ताकतवर डाकू को पकड़ते हैं, सारे असेंबली में इकट्ठे हो जाते हैं जी, जमहूरियत खतरे में आ गई। इन्होंने 3 मरतबा जिसको मुल्क का वजीर आजम बनाया, वहाँ पे इंडिया में एक गद्दार के तौर पे वो सामने आ रहे। मैं नहीं कह रहा। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट सलमान आबिद साहब और मेरे साथ होंगे मिलिट्री इंटेलेक्चुअल जनरल और मेरे साथ होंगे आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, आज जो इश्यूज़ हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू तो है आज जनरल आसिफ गफूर साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो है वो हिंदुस्तान से जो थ्रेट है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने बातें की हैं, उसको एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद नाजरीन, इमरान खान साहब ने आज तकरीर की है और इमरान खान साहब ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। और इसके अलावा आज कौमी असम्बली में जो है वो ख़ासा हंगामा हुआ है और वहाँ पर गैस के बिल फाड़े गए हैं, एजेंडा फाड़ा गया है और जो है वो सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर खासी एहतजाज किया गया। सबसे पहले बात करेंगे हम आसिफ गफूर। अच्छा सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि आसिफ गफूर साहब, कल इमरान खान साहब ने परसों जो है वो अपनी स्पीच इतनी कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव स्पीच कर ली थी, आज क्या ज़रूरत क्या पेश आई, आपको क्या नज़र आता है? क्या प्रेशर था, क्या दबाव था? हिंदुस्तान का दबाव था या कोई इंटरनल दबाव था? क्या दबाव है? देखिए, कोई दबाव नहीं था, बल्कि एक रिफ्लेक्शन दिया है पाकिस्तानी फ़ौज ने भी कि जो पाकिस्तान की हुकूमत का इस वक्त मौक़िफ़ है, फ़ौज उसके पीछे खड़ी है। और बड़े वाज़े तौर पर जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने दिया उसकी तर्जुमानी ही की है बेसिकली आज ISPR ने, और कहा है कि हम भारत के साथ बातचीत चाहते हैं और दो तरफा बातचीत चाहते हैं, दहशतगर्दी समेत हर मसले पर बातचीत चाहते हैं। लेकिन जो भारत का एग्रेशन है उसके ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि एक जंगी माहौल बनाने की बात की जा रही है। आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है अंजुम, उन्होंने कहा जब भी पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी आती है या पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, चाहे पॉलिटिकली, चाहे इकोनॉमिकली, और चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स में और चाहे वो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान को ये डाइजेस्ट नहीं होता। आप देखिए, आपको याद होगा जब CPEC का मंसूबा आया था सामने, तो नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा कि वो इस CPEC को नहीं तस्लीम करेंगे और इसको सबोताश कर देंगे। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो हिंदुस्तान को ये कबूल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके वो अपने मफादात को आगे बढ़ाए। अच्छा, अब इसमें उसकी परेशानी क्या हो रही है? असल में देखिए ना, परेशानी ये है कि सऊदी अरब का जो सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान था, उससे पहले पुलवामा के वाक़े के साथ उन्होंने उसको सबोताश करने की कोशिश की। फिर उसके बाद अफगानिस्तान का जो मुमकिना हल निकल रहा है, ये भी हिंदुस्तान को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल बढ़ गया है। अमेरिका उस रोल को कबूल कर रहा है, अफगान तालिबान ने उस रोल को तस्लीम किया है और चीन ने भी उसकी हिमायत की है। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान अगर रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो हिंदुस्तान ने जो अपना नेक्सस बनाया हुआ था इंटेलिजेंस एजेंसी का, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, वो सबोताज होता है। फिर आप देखिए कि उसने ईरान के जरिए भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की है। तो एक रीजनल पॉलिटिक्स में भी हिंदुस्तान को एक स्टेबल पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा। अच्छा, और वो समझता है कि हमें इसको डिस्टर्ब करके रखना चाहिए। सलमान साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा नाज़रीन मिलिट्री इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और फ़ौज को ख़ास तौर पर समझते हैं। वैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को मेरा ख्याल है ज़्यादा समझते हैं, उनका अपना दावा है कि वो फ़ौज को समझते हैं ज़्यादा। जनरल साहब, ज़रा हमें आज समझाइएगा कि जो आसिफ गफूर साहब ने जो आज बातें की हैं, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि आसिफ गफूर साहब जो हैं वो इंडिया की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसका हमने आज जवाब दिया है। देखिए, आसिफ गफूर साहब ने वही कहा है जो इस कौम का हर फर्द बात कर रहा है, हमारे मीडिया वही बात कर रहा है,
हमारे सियासतदान वही बात कर रहे हैं, हमारे कौम के लीडर प्राइम मिनिस्टर ने वही बात की है। उन्होंने बात क्या की है? उन्होंने कहा जी हम जंग नहीं चाहते, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, क्योंकि अमन इस खत्ते की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि पूरा रीजन डेवलप करता है, मुल्क डेवलप नहीं करता। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान एक कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया है इस खत्ते में भी और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दुनिया में भी, तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल ये सूट नहीं करता कि इस वक्त पाकिस्तान कोई जंग करे या जंग का माहौल बनाए। लेकिन जनरल साहब जो आसिफ गफूर साहब ने जो इशारे इस्तेमाल किए हैं, जो इस्तारे इस्तेमाल किए हैं, जो जुबान इस्तेमाल की है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मेरे नज़दीक उन्होंने एक तो कहा है कि हम हैरान कर देंगे, और दूसरी बात मैं इसको जोड़ के कहूँगा कि हिंदुस्तान अपनी आइंदा नस्लों को ख़तरे में ना डाले। अब ये लग रहा है कि आसिफ गफूर साहब ने जो है वो जो है वो एटॉमिक बॉम्ब की बात की है। देखिए, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब की बात नहीं की है सच। जो उन्होंने बात की है कि अगर भारत समझता है कि कोई इस किस्म का कोई लिमिटेड एक्शन कर उनको सबक सिखाएगा, जो पाकिस्तान का जवाब होगा, पाकिस्तान तो जानता है कि भारत क्या कर सकता है, क्योंकि भारत एक एग्रेशन के मूड में नज़र आता है और भारत की तरफ से ये बार बार आवाज़ें उठ रही हैं, पूरा मीडिया पागल हुआ है उनका। तो वो क्या कर सकता है, पाकिस्तान को इसका बखूबी अंदाज़ा है और पाकिस्तान को ये भी पता है कि वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन भारत ये नहीं जानता कि पाकिस्तान उसका जवाब क्या देगा। क्या पाकिस्तान जिस तरीके से पिछली दफ़ा सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान ने सिर्फ इस हद तक इत्तफाक किया कि दुनिया को बताया कि ऐसी बात कोई नहीं हुई, क्या पाकिस्तान यही रवैया अख्तियार करेगा? या अगर भारत कोई पागलपन करता है तो फिर इसका जवाब क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो जवाब होगा वो भारत के जो भी एक्शन होगा उसका एक्शन डबल ट्रिपल प्लस जवाब होगा उसका। सलमान आबिद साहब से मैं सेम क्वेश्चन करना चाहता हूं। सलमान आबिद, आपको लगता है कि जो मैं देख रहा हूं कि वो उन्होंने जो दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि हम हैरान करेंगे और आप अपनी आइंदा नस्लों को जो इसका बड़ा मतलब बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को आप एक आसान ना समझें। अगर आपने जहरियत की, आपने एक ऐसी चीज करने की कोशिश की जिसकी जरूरत नहीं है, तो फिर इस बात को मुस्तरद ना कीजिए कि पाकिस्तान उसका वार जो है, जवाबी वार, वो सख्त करेगा और एक ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल देगा जो शायद हिंदुस्तान उसकी तवक्को नहीं कर रहा। देखिए, जब फौजी जबान होती है उसमें यही कुछ होता है कि आप अपने मुखालफिन को यह कहते हैं कि आप हमें कमजोर ना समझें, हम भी भरपूर तैयारी के साथ हैं और आपकी उस पर जवाब देना चाहते हैं। आज बार बार आसिफ गफूर साहब ने एक बात की है कि हम अपने दिफा में ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा सर, आसिफ गफूर साहब को सुन ले। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफर्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की चाहें तहकीकात करवा लें, लेकिन सबूत दें। अगर सबूत मिला तो आपके प्रेशर में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट में उस फर्द के खिलाफ एक्शन लेंगे जो कि पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। यू शैल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you. आप आने वाली नस्लों से अपनी बेवकूफ़ी के ज़रिए ये हक ना छीनें। आप पाकिस्तान से दुश्मनी कर लें, पाकिस्तानियत से दुश्मनी कर लें, इंसानियत से दुश्मनी ना करें। Your attitude is not in line with the humanity even. जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, ये जो इन्होंने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो पेशकश की है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो पेशकश की है वो तो एक ही पेशकश की है कि हम दहशत गर्दी के इशू पर मज़ाकरात कर सकते हैं। इससे पहले हम इसको तनहा इस पर मान नहीं रहे थे। तो अब दहशत गर्दी के इशू पर जब बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी। तो आप समझते हैं कि हम रेडी हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो पर और जो है वो जैश ए मोहम्मद के इशू पर हम बात करने को तैयार हैं हिंदुस्तान के साथ? जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, क्योंकि जैश ए मोहम्मद या जमात उद दावा के बारे में जो भी उन्होंने बातें की हैं
वो आप थोड़ी सी एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जब ये पठानकोट हुआ था तो एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तैयार हुई थी, लेकिन भारत ने हमारी टीम को काम करने नहीं दिया, बल्कि जो भारत की तरफ से इंस्पेक्टर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो तह तक पहुंचने लगा, उसको 35 गोलियां मारी गईं। समझौता एक्सप्रेस का जो मसला बना था वो भारत के कुरकरे साहब ने बेनकाब किया, और बॉम्बे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो सारी दुनिया भी ये कहती है, उसमें उसको माथे पे पिस्तौल रख के गोली मार दी गई। पाकिस्तान ने ऐसी ना कोई ऐसी कभी काम किया है। अगर पाकिस्तान के साथ ऐसी बात करने आएंगे तो पाकिस्तान तो बिल्कुल खुले दिल से ये बात कर रहे हैं, चाहे जैश मोहम्मद की बात कर लें, चाहे आप जमात-उद-दावा की बात कर लें। अगर माजी में इन जमातों का कहीं काम रहा है तो वो सरीहन ऐसी जगह पे रहा है जो दुनिया ने इसको एक मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया हुआ है, वो कश्मीर है। और ये वाक़या पुलवामा का भी ऐसे इलाके में हुआ है जो लीगली भारत तो क्लेम ही नहीं कर सकता, वो भी एक मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब अगर आपने देखा हो कलभूषण का केस जो अभी भारत खुद लेकर गया था, भारत के गले में पड़ गया हुआ है। पाकिस्तान तो वो केस एक ऐसा केस है सारी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगा भारत के लिए। पाकिस्तान तैयार है इस वक्त बात करने। अच्छा सलमान आबिद, आप एग्री करते हैं जनरल साहब से कि नहीं अब हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए ये जो जनरल साहब ने तो कह दिया कि हम तैयार हैं, लेकिन साहब की जो जमात-उद-दावा उसमें भी पाबंदी हमने आज लगा दी, 2-3 दिन पहले लगाई है, और फिलहाल इंसानियत पे भी लगाई है। और आज जो है हुकूमत पंजाब ने जैश मोहम्मद के जो मौलाना मसूद अजहर के हेडक्वार्टर है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। ये सारे इकदाम इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि इंडिया जिस तरफ इशारा कर रहा है हम उससे एग्री कर रहे हैं, और हमने उस पर जो है इकदाम ले लिए हैं। देखिए ना, जिस वक्त आप निगोशिएशन की टेबल पे जाएंगे या निगोशिएट करेंगे और टेबल टॉक पे जाएंगे तो जो भी रिजर्वेशन है हिंदुस्तान की वो हमें डिस्कशन तो करनी पड़ेगी ना। और इसी तरह से पाकिस्तान की जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। अब ये मामला जो है सिर्फ हाफिज सईद साहब का या मसूद अजहर तक महदूद नहीं रहेगा, ये भी हमारे पास शवाहिद हैं। हमारी सियासी क़यादत, साबका क़यादत, साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब भी कहते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं, और सब कहते रहे हैं कि जनाब हिंदुस्तान की मुदाखलत कराची के अंदर कितनी है, हिंदुस्तान की मुदाखलत बलोचिस्तान के अंदर कितनी है, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन करती है वो भी हमारे पास है। तो अगर एजेंडा आएगा तो फिर दो तरफा आएगा ना, फिर हिंदुस्तान को भी उन तमाम चीजों पे जवाब देना होगा, हिंदुस्तान को भी कश्मीर के इशू पे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जैसे मैंने कल भी कहा था कि यूएन की रिपोर्ट जो है 2018 की वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती है, तो ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, इसमें हिंदुस्तान भी आएगा। हिंदुस्तान के ऊपर भी सवालात उठेंगे कि उसका अपना रोल क्या है, वो किस हद तक टेररिज्म जो है दूसरे मुल्कों में स्पॉन्सर कर रहा है, अफगानिस्तान के जरिए, ईरान के जरिए, पाकिस्तान के जरिए। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये सारी चीजें जो चला रहे हैं, और पाकिस्तान के पास इस बात के शवाहिद हैं जो हमने यूएनओ में जमा भी करवाए हुए हैं, बलूचिस्तान के हवाले से और कराची के हवाले से। सो मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान ने कल बात की है इमरान खान साहब ने, और आज उसकी फौजी क़यादत ने भी तायद की है कि अगर दो तरफा मुज़ाकरात होंगे, डायलॉग होगा, उसमें दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात पे गुफ्तगू होगी, तो दोनों तरफ से बातचीत होगी। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, यू आर वेलकम। हम बात कर रहे हैं कि आज आसिफ गफूर साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान को, हमारे वजीर आज़म ने वो पेशकश की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो बाजार यही लगती है कि हम जो है इस बात पर एग्री हैं कि हम दहशतगर्दी पर बात करें, और दहशतगर्दी पर जब बात होती है तो वो उनकी तरफ से जो है वो स्पाई साहब, इनका नाम आता है हाफिज सईद साहब का और मौलाना अजहर मसूद साहब का। तो हमने दो एक्शन तो अभी ले लिए हैं, एक तो फिलहाल इंसानियत जो उनकी तंजीम है और जमात-उद-दावा उनको बैन किया है, और आज जो है वो मौलाना अजहर मसूद के हेडक्वार्टर भावलपुर पर भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना कंट्रोल ले लिया है। तो हम जो है वो एग्री कर गए हैं कि ये दहशतगर्दी की वजह थे और अब इन पे हम स्टेप भी लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर खदशा है कि किसी पे इल्जाम लग रहा है कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, अगर उनको इंटेरोगेशन कर लिया जाए आइन और कानून के मुताबिक, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप खुद अंजुम सब जानते हैं कि एक अरसा दराज से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, और तकरीबन 80,000 के करीब हमारी फौज और हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, हमारी पुलिस शहीद हो चुकी है। अगर वो उनको खदशा है कि कोई ऐसी बैन है, जमात है जिसका दहशतगर्दी से कोई दानिस्ता या गैर दानिस्ता को लिंक है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में तो बुराई नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल
कि हमने ये तस्लीम कर लिया है या हमें करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो आज ये बात भी नहीं होनी चाहिए थी जब उन्होंने एक बात कही कि अगर एविडेंस को इंडिया के पास पुलवामा का है तो हमें बताया, हम हर मुमकिन ताउन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर कोई ना अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने देंगे, ना करेंगे, तो बड़ा वाज़ेह पैगाम था। लेकिन अब भारत अगर जब भी इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान को मोरुए इल्जाम ठहराने के लिए अपने मुल्क में कोई ऐसी हरकत करता है, और खुद मीडिया इंडिया के पॉलिटिशियन, इंडिया के रिटायर्ड जस्टिस साहबान कहते लग पड़े हैं कि भारत की ये खुद अपनी शरारत लगती है। और मोदी की हिस्ट्री भी यही है कि माजी में जब भी कभी उधर इलेक्शन आए तो उन्होंने मुसलमानों का या अकलियत का ऊपर दहशतगर्दी अपनाई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हरगिज़ इसमें हमारे आज के एक्शन में ये है कि नेशनल एक्शन प्लान तो हमारा एक करते हुए दराज है, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है और पाकिस्तान की जमीन को यकीनन ना दहशतगर्दी के लिए कभी इस्तेमाल करने दिया गया, ना हो सकती है। अरविंद भट्टी साहब, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम जो अरविंद भट्टी साहब ने एक क्वेश्चन उठाया इसका जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से कि क्या ये भारत की एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि वो अपने 44 फौजी जवान जो है और फौजी ऑफिसर जो है वो हलाक करवा दे महज इलेक्शन के लिए, या कुछ इसके पीछे कुछ और भी पॉसिबल है? नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब के लिए हम सवाल छोड़ के गए थे कि आज आसिफ गफूर साहब ने भी कहा है कि ये पुलवामा का वाकया भारत ने ऑर्केस्ट्रेट किया है, मनूवर किया है, करवाया है। और अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी कहा है, हमारे यहाँ और भी कहा जा रहा है। तो मैं एज अ जनरल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ब्रिटिश आर्मी भी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी अंग्रेज की ट्रेनिंग है और वही बेसिक ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की भी वही है, क्या ब्रिटिश आर्मी को पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो 44 ये इंडियन आर्मी हुकूमत मरवा सकती है अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए? इतनी जरूरत है उनमें? देखिए, मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं ना, वो ब्राह्मण साम्राज्य को समझिए आप, जहां पे एक ही मजहब में तासिर हैं वो, और आप फिर चाणक्य को पढ़िए जहाँ पर यह बाकायदा एक सबक है कि अगर आपको अपने फ़ायदे के लिए कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है बड़े फ़ायदे के लिए, तो उस नुकसान के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए, जो स्टेक्स खेल रहा है, जो स्टेक्स है ना भारत के लिए, वो यह है कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करवा कर पाकिस्तान के घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, उसके बाद पाकिस्तान भारत का बाजगुजार बन जाए। ये मकसद है वो इतना बड़ा है भारत की नज़र में कि उसके लिए 40-45 बंदों को मरवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो आज आसिफ गफूर साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, मैं बता देता हूँ, ये 44 जो बंदे मारे गए हैं इसमें से इनमें ज़्यादातर दलित थे, कुछ मुसलमान थे, कुछ सिख थे, और सीनियर मोस्ट में से शायद एक हवलदार था बेचारा जो इसमें मार दिया गया। इसमें आप मुंबई क्यों भूल जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ अपना एक बहुत बड़ा होटल जलाने की कोशिश की, बल्कि 150 आदमी मरवा दिए उसमें, और इल्जाम तो पाकिस्तान पे लगाया उन्होंने। नहीं, लेकिन जनरल साहब बाद में जनरल साहब इसमें मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब से क्वेश्चन करने से पहले आपसे क्वेश्चन लेके जाना चाह रहा हूं कि हमने तो जब रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज करवाया कि मुंबई का हमला जो है तो उसमें पाकिस्तानी मुलव्विस थे, इसीलिए हमने एफआईआर काटी और मुकदमा चलाया, और मुकदमा अभी तक चल रहा है। और फिर पठानकोट पर हमले को भी हमने तस्लीम करके हमने गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज करवाया। तो ये आपकी गवर्नमेंट ने तो खुद तस्लीम किया है कि ये दो वाकयात जो है इसमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। तो अब गवर्नमेंट ने हमारे, देखिए, ये हमारी गवर्नमेंट की जो नाअहली थी उसी की वजह से हमारे गले पड़ा ना ये उस वक्त की जो गवर्नमेंट की थी, कि अगर ये उस वक्त गवर्नमेंट संजीदा तो होती और सही तरीके से को संभालती, जैसा भी पुलवामा को हैंडल किया है, तो ये मुंबई का मसला पाकिस्तान की इतना बड़ा ना बनता। उनके तो अपने जो उनके बनारस के जो पुलिस चीफ हैं, उन्होंने ये सारा झूठ साबित कर दिया कि भारत जो कह रहा है झूठ है। फिर जर्मन राइटर है, उसने ये किताब पूरी की पूरी किताब लिख दी है इसके ऊपर कि ये भारत ने खुद ड्रामा किया हुआ था, ये बॉम्बे वाला था। ये हमारी तो हुकूमत की हमाकतें हैं ये सारी जो है। फिर जो पठानकोट वाला मैंने आपको बताया, जनरल साहब आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, आरिफ हमीद भट्टी साहब जरा आप समझाइएगा कि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये खुद तस्लीम कर लिया कि इन दो वाकयात में, पठानकोट के वाकयात में और मुंबई के वाकयात में पाकिस्तानी अफराद जो है वो मुलविस हैं और उनके हमने यहाँ एफआईआर काटे, मुकदमे दर्ज किए और मुकदमे अब चल रहे हैं। अब तीसरा वाकया जो है वो उस पर हमने कहा कि हम
इंक्वायरी पे तैयार हैं, हम मज़ाकरात पे तैयार हैं, तो हम खुद इस तरह। और फिर आज हमने जो है वो मौलाना अजहर मसूद का जो हेडक्वार्टर है उसको कंट्रोल में भी ले लिया, उस कब्जे में ले लिया और उनको बेदखल कर दिया वहां से। तो ये हम खुद जो है ये एक पॉलिटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे? नहीं, देखें अंजू साहब, गुजारिश है कि इंटरनेशनल दुनिया में लॉबी कर रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने के लिए, वो हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है और अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है दुनिया में कि पाकिस्तान को दहशतगर्द किया जाए। जो माजी में वो हुआ था जिसका जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उस वक्त भी मेरा इज़हार राय थी कि पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए। भारत में जो कुछ भी हो, बारिश हो, सुबह इतवार के बाद पी रहा है तो वो कहता था पाकिस्तान जिम्मेदारी है। वो अंडर प्रेशर आके किया या किसी वजह से किया, मेरा ख्याल है वो नामुनासिब फैसला था। जब पाकिस्तान की टीम वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गई तो उन्होंने उनको जो है वो कुआं नहीं दिखाया, मौका ही नहीं देखने दिया गया। अजमल कसाब तक रसाई की कोशिश करते रहे, हमारी रसाई नहीं की गई, हमारे वकला को वजह नहीं भेजा गया। भारत की एक पूरी हिस्ट्री है कि जब भी उधर वो इलेक्शन आए, वो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हर ऐसी दहशतगर्दी अपने मुल्क में कराते हैं ताकि पाकिस्तान को मरूल इल्जाम ठहराया जाए। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि सफारती सतह पर हमारे जो मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने 2 महीने से मुख्तलिफ ममालिक से जाके कहा था कि भारत खदशात है कि भारत में ही दहशतगर्दी करा के पाकिस्तान को ब्लेम कर सकता है। और इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने भी कल वादिया तौर पर कहा कि जी अगर इनके पास कोई ऐसे एविडेंस है तो हमें लाएं, हम हर मुमकिन तामुन करेंगे। जब पाकिस्तान ने कहत कर लिया, मुझे बताएं इस वक्त वहाँ दहशतगर्दी जो सैकड़ों मील अंदर जाके, एक तरफ वो कहते हैं सुई हमारी मर्जी से नहीं जा सकती, तो इतना बारूद पाकिस्तान ले जा कैसे जा सकता है? तो मेरा ख्याल है भारत का ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया जब उन्हीं के मीडिया ने असल हकायक बताए। और ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इतनी अंदर जाकर उधर जहां इतनी सख्त बाहर लगी हो तो दहशतगर्दी का कोई वाकया कर सके। ये कलेक्टिव स्ट्रेटेजी थी। वहां की एस्टेब्लिशमेंट मोदी को दोबारा लाना चाहती थी। मोदी के शुरू में है कि वो मुसलमानों का गुजरात में कत्लेआम हो, आपकी जो जोता एक्सप्रेस को आग लगाई गई, उसकी तमाम हिस्ट्री सामने आ चुकी है। और मेरा ख्याल है इस दफा तो दुनिया भी ये बात मान गई है कि भारत का जो हुआ है पुलवामा में इशू, ये भारत का ही हाथ बज़ाहिर बाजू नजर में लग रहा है। यहाँ कश्मीरी लोगों का जो उधर की एक आज़ादी की मूवमेंट चला रहे हैं, उनका रिएक्शन लग रहा है बज़ाहिर। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज जलसे में खिताब करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ लंदन जाना चाहते हैं, तो क्या मियां नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त होनी चाहिए या इजाज़त नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब लेंगे हम सलमान आबिद साहब से, लेकिन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जरा आप सुन लें कि इमरान खान ने क्या कहा है लंदन जाने के बारे में मियां नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। उधर से जो 10 साल वजीर आला रहा था शहबाज शरीफ, वो भी बाहर चेकअप करवाने जाता है, पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है उसके लिए। सलमान आबिद साहब देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो बात करते हैं वो डॉक्टरों की बात करते हैं कि डॉक्टर जो जिस पे वो उनको भरोसा है या जो उनके नज़दीक अहल है, तो ये एक हर आदमी का ये तो बुनियादी हक है ना कि वो इलाज तो उसकी मर्जी के डॉक्टर से हो। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसका हक है कि वो जहाँ से चाहे इलाज करवाएं, लेकिन फिर आप ये भी तस्लीम करें अंजुम रशीद साहब कि इस मुल्क के साथ कितनी ज्यादती है कि इस मुल्क के तो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर और 2 दफ़ा उनके भाई चीफ मिनिस्टर, उनके पास कोई ऐसी इलाजगाह पाकिस्तान में नहीं है जहां वो अपना इलाज करा सकें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है और नवाज हालत के अंदर अपनी बीमारी की बुनियाद बनाकर जमानत की दरखास्त जमा कराई हुई है। अच्छा, अब वो जाना तो चाहते हैं बाहर और उनके डॉक्टर भी कह रहे हैं, डॉक्टर अदनान के जी, उनका इलाज बाहर मुमकिन है। इसलिए जब इमरान खान ने ये बात की है तो कोई अनहोनी बात नहीं की, उन्होंने वही बात की है जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उनके वकील कह रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी, आप एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ को यह हक देना चाहिए कि डॉक्टर उनकी मर्जी का हो, ऑपरेशन वो करे जिससे वो मुतमईन है, क्योंकि डॉक्टर की अहलियत की बात है, अस्पताल की बात नहीं है। नहीं अंजू साहब, ये तो इकबाल वो जुर्म कर रहे हैं कि जो 25-30 साल या 20 साल हुकूमत में रहे, उन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया, ऐसा डॉक्टर नहीं उसे पसंद आया जो उनका इलाज कर सके।
मुझे बता दें बाकी जो 19 करोड़ 19 लाख 99,99,199 बंदे हैं, वो सारे खुदकशियां करने अगर उन्हें हार्ट अटैक होता है तो क्या वो इलाज नहीं करा सकते? ये तो मैं समझता हूँ उनका इकबाल जुर्म है। पाकिस्तान में क्या या खुदा ना खास्ता ऊपर वो बिल्कुल सेहतमंद है, लातादाद लोग हैं जो एंजियोग्राफी या बाईपास कराते हैं और चौथे दिन घर में सैर कर रहे होते हैं या डॉक्टर कहता जाके काम करे। ये असल एहतसाब से बचने के लिए मुल्क से भागने का एक रास्ता है। जनरल साहब, आप सीनियर आदमी हैं, जनरल साहब आप जरा बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये एक हर आदमी का बुनियादी हक है कि ठीक है वो तो जेल में तो खुद आ गया था, अब अगर वो इलाज तो आपकी मर्जी के डॉक्टर से होना चाहिए ना, कि जिसके सामने मर्जी आप ऑपरेट करवा लें। आप क्या यही हक आप कोट लखपत जेल में जो बाकी कैदी हैं उनको दे सकते हैं? आप उनको क्या वो मुतमईन हैं तमाम डॉक्टर से जो उनको इलाज हो रहा है या दवाइयाँ उनको जो मिल रही हैं? ये इमरान खान साहब ने एक तनाजुर में एक बात की है, तो क्या ये अगर हम पूरे हक पाकिस्तान को नहीं दे सकते? तो पाकिस्तान को तो रोटी भी पूरी नहीं मिलती। अब एक आदमी जिसने सारी जिंदगी मेहनत की है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके पैसे हैं, तो इलाज करवा ले। इमरान खान साहब कर रहे हैं। देखिए, उनसे लाख इख्तलाफात आपके हो सकते हैं, लेकिन बात तो सही कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों में हम अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या कर पाए हैं इस वक्त? क्या बेसिक नेसेसिटीज़ अवाम की हम पूरी कर सके हैं? इसमें बात तो ये कर रहे हैं। ये नवाशी साहब तो एक जस्ट चूंकि वो इस वक्त केस इन पॉइंट है तो उनका रेफर हो रहा है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि नवाशी साहब कोट लखपत जेल में अकेले नहीं हैं। क्या वही आसाइशें बाकी लोगों को मिल रही हैं? क्या वही जो रियायतें मियाँ साहब को दी जा रही हैं बाकियों को दी जा रही हैं? क्या वहाँ पर जो कैदी हैं उनमें किसी को ये पूछा गया कि आप इस डॉक्टर से इलाज करवाओगे या नहीं करवाओगे? क्या उनको आपको पता है कि एक महीने का एक जो कैदी का जो मेडिसिन का खर्चा है वो तकरीबन 80 रुपये टोटल मिलता है उनको। 80 रुपये में तो आपको एस्प्रिन नहीं मिलती है एक हफ्ते के खाने के लिए। तो तुम्हें ये बात बेसिकली समझनी चाहिए। मैं नवाज शरीफ साहब को जहाँ मर्जी जाएँ वो इलाज करें अगर अदालत उनको इजाज़त देती है। मैं उनकी सेहत की दुआ के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क के जो 20-22 करोड़ अवाम है उनके लिए हमने क्या किया। बात क्लियर। अच्छा, आरिफ भट्टी साहब, जो आज हेल्थ कार्ड तकसीम किया है वो 7.5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड तकसीम किया है, लेकिन बात यह है कि आज तक जो हॉस्पिटल्स का बजट ना तो इमरान खान साहब ने बढ़ाया बजट, बल्कि अस्पतालों का कम हुआ है। और साथ ही जो हेल्थ कार्ड है वो रुझान में और डीजी खान में और पसमानदा इलाकों में तो प्राइवेट अस्पताल ही नहीं है। तो ये जो हेल्थ कार्ड है ये तो ऐसा लग रहा है कि धोखा है। देखिए अंजुम साहब, गुजारिश है कि जो आपने पहले फरमाया, इस वक्त पंजाब की जेलों में 70,000 के करीब कैदी हैं, जहां 3,000 की गुंजाइश है, 7,000 है। कितने कैदियों को पाकिस्तान 1947 14 अगस्त को बना, उसके बाद कितने कैदियों को ये रियायत दी गई कि आप बैरून मुल्क जाके इलाज करा ले? हाँ, जो आप इसकी बात करें हेल्थ कार्ड की और दूसरे जो मेडिकल की, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा पीटीआई की हुकूमत है जो गुड गवर्नेंस के दावे कर रही थी उसमें कोई हकीकत बज़ाहिर अभी तक नजर नहीं आती। लाहौर की उधर जनूबी पंजाब तो छोड़ दे, लाहौर के मेयो अस्पताल में आज भी जाए तो इमरजेंसी में आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। पीआईसी में चले जाए तो आज भी बेड पे 3 लोग शामिल बेचारे पड़े हुए हैं। ये एक हकीकत है जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की टीम है वो उनके लिए नाकामी का बात बन रही है। उन्हें अपनी टीम को रिव्यू करना चाहिए और अब करप्शन का अलार्म लापने की बजाय डिलीवरी की तरफ आना चाहिए। गुड गवर्नेंस पर तो कोई पैसा नहीं लगता, उससे तो IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, उससे तो वर्ल्ड बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है लोगों को इंसाफ देने के लिए। अदारे पॉलिटिसाइज पहले से ज्यादा हो गए हैं और बल्कि बहुत ज्यादा हो गए हैं। भट्टी साहब, आपका पॉइंट बहुत क्लियरली लोगों पहुंच गया लोगों तक। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और हम सलमान आबिद साहब से पूछेंगे कि क्या वाकई इमरान खान ने ये धोखा देने के लिए जो है वो हेल्थ कार्ड की बात की है या उसके अंदर कोई हकीकत है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पूरे मुल्क में गैस के बिलों ने जो है वो तूफान बर्पा किया हुआ है। लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोगों को जो है वो 12,000 से 70,000 और 80,000 तक के बिल आ रहे हैं। और आज असेंबली में भी इसी का शोर था। जरा सुनिएगा असेंबली में क्या कह रहे हैं, उस पर सलमान आबिद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे।
ये आज खुर्शीद शाह साहब, हर आदमी के हाथ में बिल है, जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं उनके हाथों में बिल है। मैं पेट्रोलियम का वजीर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी उठाता हूं, आप मेरे पास उस मिनिस्ट्री के 2 अफसर भेज दें, बगैर हुकूमत का कोई नुकसान हुए इस मामले को हल कर दूंगा। और मैं शाहिद खान अब्बासी को बता रहा था कि जब आप पेट्रोलियम मिनिस्टर थे 150 अरब का खसारा आपने करवाया था। नाज़रीन आपने सुना। अच्छा सलमान, आपका इस पे क्या पॉइंट हुआ कि ये तो वाकई गैस ने तो चीखें निकलवा दी हैं लोगों। देखिए चीखें तो बहुत कम, मतलब उसकी बात कम होगी, इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो गुस्से के अंदर हैं। उसकी वजह यह है कि अंजुम रशीद साहब, लोगों को समझ नहीं आ रही किस रेट की बुनियाद के ऊपर आपने लोगों को बिल भेजे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का बिल 1000 रुपये आ रहा था, आपने अगर उसमें इजाफा किया तो उसका बिल 2000 रुपये हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो 1000 का बिल है, ये अगर 20-25 हज़ार रुपये पर गया है तो इसकी कोई मंतक होगी ना, कोई लॉजिक होगी ना, कोई जस्टिफिकेशन होगी, कोई एविडेंस होगा ना, वो आपके पास है नहीं। जो लोग शिकायत लेके जाते हैं उनको कहा जाता है कि पहले बिल जमा करा के वापस आओ। प्राइम मिनिस्टर साहब जब लाहौर के दौरे पे आए थे तो उन्होंने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया, फिर एक कमेटी बना दी, कहा कि इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये कैसे हो गया। आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। और मैं ये समझता हूं कि देखिए, आम आदमी की बात मैं कर रहा हूं, जो 4 मरले के मकान के अंदर रहता है, उसको भी 24-24 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपए का गैस का बिल आया है, और वो सर पकड़ के बैठा है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 16,000 रुपए है, उसको 24,000 रुपए सिर्फ गैस का बिल दे दिया गया है। अब ये हुकूमत की नाहिली ये है कि इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक आपने इस बात को जस्टिफाई नहीं किया कि ये बिल दुरुस्त नहीं थे, तो इसका जिम्मेदार कौन था, और अगर ये बिल दुरुस्त हैं तो किस परसेंटेज के तहत आपने लोगों को बिल भेजे हैं, और लोग इस वक्त हुकूमत को आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका क्या रिएक्शन है कि वाकई 5 मरले के घर पे जो है वो 12,000 और 20,000 का बिल, ये इतनी बड़ी ज्यादती? अंजुम सब ज्यादती नहीं, जुल्म की इंतहा है। और ऊपर से मुझे बड़ी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद काबीना के इजलास में मंजूरी देते हैं 5 मरले के घर में। मैंने 34,000 का बिल भी देखा और 45,000 का बिल भी देखा। ठीक है, और इतनी बेहिसी देखें कि किस्तें भी नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है नया पाकिस्तान जो है ना, कम से कम 50,000 साल पीछे जा रहा है, जहाँ ना बिजली हो ना गैस हो। गैस देते नहीं, बिल पे बिल दिए जाते हैं, लोग रोटी खाने से बेजार हो गए, महंगाई नजर हो गई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इस हुकूमत को अपोजिशन से नहीं, अपनी नाकस कारकर्दगी से खतरा है, अपनी नाहल टीम से खतरा है। वो इनके लिए अपोजिशन का बहुत भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बिजली फिर महंगी हो रही है। सुना आप घर में एक चूल्हा है ना, उसके घर 44,000 है। एक खातून आई और कहती मैं तो अपने बच्चे भी बेच दूं, अपना घर किराए पे है, मैं क्या बेचूं जिससे ये बिल दे दूं। अच्छा जनरल साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये बिलों ने तो वाकई, ये तो अंधेर है कि इतने छोटे से मकान का और इतने गरीब लोगों को जो है ये 25,000, 30,000, 12,000 बिल आ रहा है, और ये इसमें इतनी लापरवाही है और इतनी बेइतनाई है इस गवर्नमेंट की। देखिए, मैं तो, आप लोग सारे बड़े छोटे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लार्जर क्वेश्चन ये है कि इस हुकूमत ने अभी तक चार्ज संभाला ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है मामलात को संभालना और चलाना कैसे है। ये अब इनसे बयानात सुन लें, एक से एक बढ़कर बयान आ रहे हैं इनके। वज़रा की बात सुन लें, आप असम्बली में देख लीजिए कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड हैंड्स डाउन काम करने वाला मुझे नहीं कोई इनमें से कोई नज़र आ रहा है जिसको अपने वजारत की कोई समझ है या मामलात की कोई समझ है। अच्छा, अब तो गैस बिल की बात कर रहे हैं ना, मैं ओवरऑल गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं आप, चाहे वो आप किसी भी महकमे को उठा। अच्छा जनरल साहब, एक आखिरी 2 मिनट एक जगह भी अगर आप एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि जो आज सिराज दुरानी साहब ने उठाया कि बगैर रेफरेंस बनाए, बगैर सबूत के अगर आप लोगों को गिरफ्तार किया जाए तो ये नाजायज नहीं है, इस कानून में तरमीम होनी चाहिए। सबूत हो तो गिरफ्तार करें, यकीन करें, लेकिन पहले गिरफ्तार कर लेना। देखिए, मैं तो समझता हूं कि सारा नैब का सिस्टम ही गलत बनाया गया है कि आपको सुपरा बॉडी की जरूरत क्यों पड़ रही है। आप अपने बेसिक इदारों से काम क्यों नहीं ले रहे, और फिर ये नून लीग और पीस पार्टी दोनों को लटकाना चाहिए कि दोनों हुकूमत में रहे, दोनों के पास मौका था। आप कैसे देख रहे हैं कि ये नैब बगैर सबूत के जो गिरफ्तार कर रही है? देखिए अर्जुन साहब, ये सिर्फ नाइंसाफी है। एक तो नैब को मैकेनिज्म एक जैसा बनाना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन की सतह पर गिरफ्तार करना है, या इंक्वायरी की सूरत में गिरफ्तार करना है, या रेफरेंस की सूरत में, और सबको करना चाहिए। इस तरह आप तो लोगों को बदनाम और लोगों के लिए
मीडिया ट्रायल के लिए रसवाई का बायस बने। अगर सलमान आबिद, मैं तो ये समझता हूं कि बुनियादी बात यह है कि नैब जो है जिसको भी गिरफ्तार करना चाहती है, ये उसका हक है, वो गिरफ्तार करे, लेकिन उसके पास एविडेंस पूरा होना चाहिए। क्योंकि जब आप शवाहिद पेश करेंगे तो फिर लोग सवाल नहीं उठाएंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब नैब लोगों को गिरफ्तार करती है, उनको अदालतों में पेश करती है, वहां आकर उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो वहां पे आके फेल हो जाती है और वहां वो एविडेंस उस तरह से हो नहीं पाते, जिससे फिर नैब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठते हैं। तो नैब को भी अपने मामलात में रिविजिट करना चाहिए कि बगैर एविडेंस के, अगर उनके पास एविडेंस है तो आप उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से पेश करके लोगों को अरेस्ट करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तैयारी के अगर आप लोगों पे हाथ डालेंगे तो लोग फिर वही कहेंगे कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। आपने देखा है कि नैब जो है वो बगैर सबूत के लोगों को जो गिरफ्तार कर रही है और इसमें जो इम्तियाजी सलूक बरत रही है कि कुछ के खिलाफ रेफरेंस बनने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और कुछ के खिलाफ जो है महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर गिरफ्तार हो रहा है। ये जो इम्तियाज़ ख़त्म होना चाहिए और एक इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस अब इतना ही। इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब का, शुक्रिया अदा करूंगा आरिफ हमीद भट्टी साहब का, और शुक्रिया मैं अदा करता हूं सलमान आबिद साहब का। और अब नाज़रीन इजाज़त दीजिए।